हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो है अब हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये क्लास बीपीएससी के लिए है, जिसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हम लोग एससीईआरटी पूरी चैप्टर वाइज जो है डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 और 8 के लिए। ठीक है, तो आप लोग डेली ज्वाइन करिएगा 2 बजे। जब हम लोग टीआरई 3 की प्रिपरेशन कर रहे थे तो 2 बजे क्लासेस मिलती थी, वही पुराना टाइम रहने वाला है। 2 बजे ही आपको क्लासेस मिलेंगी। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा एंड सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज करने वाले हैं। आपको ये 2 बजे क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग एससीईआरटी डिस्कस करेंगे, और 5 बजे जो क्लास मिलेगी उसमें हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर वाइज क्लासेस आपको दोनों जो है क्लास दोनों बजे जो है क्लासेस मिलने वाली है, यानी 2 बजे और 5 बजे भी। तो आप दोनों क्लासेस ज्वाइन करिएगा, तभी जाके आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड यहाँ से सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है, और बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं, एंड साथ में सीटेट की भी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दी हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। चैप्टर 2 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो है हिस्ट्री है, चैप्टर 1 यानी चैप्टर 2, जिसमें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखना है हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, तो उसको हमने स्किप कर दिया है, 2 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो है टॉपिक, यानी क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है, इसके बारे में जो है इस चैप्टर में दिया गया है। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया हजारों साल पहले क्या हुआ, यह जो है कैसे पता लगाएं, यानी पुराने टाइम में जो है क्या हुआ, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते थे, कैसे लोग रहते थे, कैसे अपनी जो है जीविका चलाते थे, कैसे वो जो है जानवरों को पालते थे। ठीक है, क्या व्यवसाय करते थे। तो ये सारा जो है हमको कैसे पता चलेगा, किसके माध्यम से हमको पता चलेगा। तो ये है इसके बारे में, यानी कि क्या हुआ, कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न या फिर अखबार की मदद लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमको पता चलता है कि जो है कहाँ पर क्या हुआ है, क्या घटना घटी है, क्या जो है इन्फॉर्मेशन है। 10-20 साल पहले क्या हुआ, या हम जो है अपने माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी से जान लेते हैं, क्योंकि 10 साल या 20 साल पहले कौन सी घटना हुई, कैसे लोग रहते थे, क्या जो है जीविका कैसे चलती थी, तो उसके बारे में हम लोगों को वहाँ से पता चल जाता है। लेकिन हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में कैसे लोग रहते थे, क्या हुआ था, तो ये सारी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती, इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती हैं। ठीक है, और यथा जो है हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ रहते थे, वे क्या खाते थे और कैसे कपड़े पहनते थे, अतीत से लेकर वर्तमान तक जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती हैं। ठीक है, वो कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे जो है रहते थे, क्या उनके जो है रीत रिवाज थे, कैसे वो कपड़े पहनते थे, तो ये सारी जानकारी हमको इतिहास से पता चलती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अध्ययन का जो है काल निर्धारण कैसे करें, यानी जो अध्ययन का काल निर्धारण है वो कैसे होगा। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं तथा तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। ठीक है, इस जो है काम में से आसानी के लिए इतिहास को कालखंडों में बांटा जाता है। जैसे सामान्यतः 3 कालखंड निर्धारित किए जाते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। इससे क्या होता है, इजी हो जाता है। जब कालखंडों में डिवाइड हो जाता है तो जानकारी इकट्ठा करना या फिर चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, और यह जो है विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी जो है बाधा नहीं बनते हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी जो है विशेषताएं होती हैं। भारत में प्राचीन काल जो है मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वाहन, यानी कि 700 से 750 जो है ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, 700 से लेकर के 750 ईस्वी तक जो है इसके पूर्व के काल को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है।
क्योंकि उस युग में घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं था, ठीक है? वहाँ जो घटनाएँ घटी, उसका कोई लिखित जो है इतिहास उपलब्ध नहीं था। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का जो है उपयोग सीखा, खेती एवं पशुपालन सीखा। तो आग का जो है और पहिए का आविष्कार जो है कहाँ हुआ था? ऐतिहासिक काल में हुआ था। ये ध्यान रखना है, ठीक है? और साथ ही खेती एवं पशुपालन जो है ये भी आपका ऐतिहासिक काल से ही शुरू हुआ। ठीक है? और इसी समय गाँव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। यानी कि लोगों ने क्या है आग की खोज कर ली, पहिए का जो है उपयोग किया और साथ में खेती, पशुपालन, ठीक है? और गाँव एवं कस्बों का तथा शहरों का विकास हुआ ऐतिहासिक काल में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्यों का निर्माण जो है आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। छठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा और पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। जब छठवीं शताब्दी आई तो क्या हुआ, जो बड़े बड़े राज्य थे, जो साम्राज्य बने हुए थे, जिनकी स्थापना हुई थी, वो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गए। और फिर क्या हुआ, जो छोटे-छोटे राज्य जो थे, मतलब छोटे-छोटे जब टुकड़ों में डिवाइड हो गए, तो फिर क्या हुआ, छोटे-छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए, ठीक है? ये कब हुआ? 6वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी के मध्य यानी 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरों का फिर से विकास हुआ। यानी जब 750 ईस्वी आई, तो ये कमजोर पड़ने लगे, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, नगरों का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीकी का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में जो है विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ, ठीक है? आगे चलते हैं। सांस्कृतिक जो है समन्वय भी हुआ और सामाजिक जो है सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया जो है 18वीं शताब्दी के पूर्वांध में जो है पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसके साथ जो है दूसरा प्रमुख काल या जो है मध्यकाल का अंत हुआ, ठीक है? जो मध्यकाल का अंत है, इसी के साथ मध्यकाल का जो है अंत हुआ। आगे चलते हैं। आधुनिक काल का जो है प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो है हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं जो है आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश जो है यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? जो हमारे देश की आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे, तो इसको क्या है, उपनिवेशिकवाद कहा जाता है। इसके जो है अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। स्वाभाविक स्वाभाविक था कि भारतीयों में जो है इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस उपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, ठीक है? जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो क्या हुआ, सक्रिय हो गया, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। यानी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित था जो आंदोलन सक्रिय हुआ था 19वीं शताब्दी के, ठीक है? 1947 में भारत को आज़ादी मिली और एक नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधियों द्वारा जो है शासन का अधिकार मिला। यही जो है भारत यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग समझ लेते हैं मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं, ठीक है? मानव जाति का जो इतिहास रहा है उसको हम लोग कैसे जानते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है कि लोग कैसे रहते थे, क्या जो है उनके धार्मिक विचार कैसे थे, ठीक है, मान्यताएं क्या थी, कैसे उनका रीति रिवाज था। तो ये सारी जानकारी हमको इतिहास के माध्यम से पता चलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तक है। इन पुस्तकों को हम जो है ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की जो है विषयों की चर्चा मिलती है। जो ये इतिहास में पुस्तकें थी, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अब आपसे जो है पूछ लिया जाए कि हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें हैं उसको क्या कहते हैं, तो पांडुलिपि कहते हैं।
पांडुलिपि से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, क्या उनके रीति रिवाज थे, क्या उनके धार्मिक विचार थे, क्या उनकी मान्यताएं थी, औषधियाँ क्या क्या थी, विज्ञान के बारे में भी जो है हमको पांडुलिपि से नॉलेज होता है। ठीक है, जो है जानकारी प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा अथवा भोजपत्रों पर लिखी मिलती थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि पूछ लिया जाएगा पांडुलिपि किस पर लिखते थे, तो ताड़पत्रों तथा जो है भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बहुत सी जो है पांडुलिपियां अब नष्ट हो चुकी हैं, कुछ जो है पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ठीक है, पटना की जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं जो है पालीगंज स्थित भगतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय में ऐसी अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। संग्रहालय और अन्य जो है संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियां देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित जो है स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि हैं। इनमें से कई सांस्कृतिक भाषा से जो है लिखी गई, जबकि अन्य प्राकृतिक एवं तमिल कन्नड़ भाषा में लिखी गई। अब ये ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पांडुलिपि में जो महाकाव्य एवं कविताएं एवं नाटक हैं, तो कौन सी भाषा में लिखी गई, तो देखिए इनमें से बहुत मतलब जो कई हैं संस्कृत भाषा में भी लिखी गई, एंड जो है जबकि अन्य जो है प्राकृतिक एवं तमिल एवं कन्नड़ इनमें भी जो है लिखी गई हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी भाषा में लिखी गई हैं। जो है पांडुलिपि आपकी ऐसी दिखती है, ताड़पत्रों पर एवं भोजपत्रों पर लिखी जाती थी पुराने टाइम में। तो ध्यान रखना इसके बाद, इससे हमको पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु के सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते थे। ये जो अभिलेख है इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें क्या होता था, पत्थरों पर जो है लिखवा देते थे, जो राजा लोग होते थे वो पत्थरों पर लिखवा देते थे। इससे क्या होता था, जो आम जनता होती थी वो देखती थी, पढ़ती थी, फिर जो है उसी का जो है अनुसरण करती थी। ठीक है, इन अभिलेखों में राजाओं अथवा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित, ठीक है, इन्हें वैसी जगहों पर लगाया जाता था, यानी जो जो राजा लोग होते थे, जो प्रसिद्ध लोग होते थे, वो अपना अभिलेखों पर लिखवाते थे, जहां अधिक से लोग जो है आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सकें और उसमें लिखित आदेशों का पालन कर सकें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अभिलेख किसे कहते थे। इसके अतिरिक्त जो है अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। देखिए, बुक पढ़ने में सबको बोरियत महसूस होती है, ये सच में भी है और रियलिटी भी है। ठीक है, लेकिन सच्चाई भी यही है कि अगर आप बुक रीड नहीं करोगे, अगर आप एससीईआरटी रीड नहीं करोगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, आपका क्वालिफाई नहीं होगा, सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एनसीईआरटी का सीटेट का रिजल्ट पेपर 2 इस बार भी बहुत ज़्यादा डाउन गया हुआ है। रीज़न यही है कि कोई भी बुक पढ़ना नहीं चाहता, एनसीईआरटी कोई फॉलो नहीं करना चाहता। पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी क्लास 6, 7, 8 की, जो कि काफ़ी जो है बोरिंग लगता है, ये बात तो है, लेकिन आप उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें। आप ये जानने की कोशिश करें कि पुराने टाइम में कैसे लोग रहते थे, क्या जो है था, कैसे खोज हुई। आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको बुक पढ़नी होगी। वही कंडीशन है बीपीएससी में भी। बीपीएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों पढ़ने होंगे, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन करके हम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। कंपटीशन जो है बहुत अच्छा खासा होता है, और साथ ही जो है इस बार जो आपका टीआरई 4 होने वाला है, उसमें क्या है कि सीटेट के भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जो है एसटेट के कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा टीआरई 3 में वो भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी को 5 अटेम्प्ट मिल चुके हैं। ठीक है, तो सभी को इसमें मौका मिलने वाला है, तो कंपटीशन अच्छा खासा होगा, और वैकेंसी भी आपको अच्छी खासी इसमें देखने को मिल रही है। 1,60,000 वैकेंसी आने वाली हैं, जो कि काफ़ी हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। टीआरई 3 के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। टीआरई 3 के लिए जो है, सॉरी, टीआरई 4 के लिए जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली 2 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। इसके अतिरिक्त जो है अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम
अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से भी बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियां, और चित्र और सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातत्वविदिक स्रोत के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, पुरातत्वविदिक स्रोत क्या होते हैं? जिनके माध्यम से हमको आभूषण है, मूर्तियां हैं, चित्र हैं, सिक्के हैं, बर्तन हैं, हथियार हैं, औजार हैं, अवशेष हैं, इनकी जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात काफ़ी जो है प्राचीन होने के कारण इनके अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातत्वविदिक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविदिक कहलाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आप देख सकते हैं सिक्के और जो है मोहर हैं, ये जो है मृद भांड है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरातत्विक वस्तुओं में जो है जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अतीत में किस प्रकार जो है किस आकार प्रकार के जीव जो है पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पुरातत्विक में जो है जानवर कैसे थे, हड्डियों के माध्यम से पता चल जाता है कि हाँ पुराने टाइम में लोग मतलब जो जानवर थे वो कैसे थे। और साथ ही अनाज और कपड़ों के भी अवशेष मिले हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो ये कहाँ से हमको जानकारी प्राप्त होती है? पुरातत्वविदिक से प्राप्त होती है। और पुरातत्वविद जो है किसे कहा जाता है? जो इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। डॉक्टर जो है स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं, इस खुदाई में सोने के जो है बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्ध एवं जो है भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, इस लिपियों, अभिलेखों, सिक्कों तथा तत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिक्के जो होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? शासकों के द्वारा। ठीक है, जिस पर राजकीय चिन्ह होता है, धार्मिक चिन्ह या फिर कोई लिपि अंकित होती है। ठीक है, जो सिक्के बनाए होते हैं उस पर कोई चिन्ह जो है प्रिंट होगा, या फिर कोई धार्मिक चिन्ह होगा, या फिर कोई लिपि का अंक उस पर अंकित मतलब उस पर चित्र बना हुआ होगा। सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं, तो जो सिक्कों का अध्ययन करता है उसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन करना मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्के कौन जारी करता है? शासक लोग जारी करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में जो है समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो जो है समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित हैं वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन जो है 14 पद्धति। ठीक है, रेडियो जो है कार्बन पद्धति, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कहा गया तिथि निर्धारण की यह जो है काम भौतिक शास्त्री कहते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधा जिंदा होते हैं तब वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं, उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। ठीक है, इससे जो है पता चल जाता है। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बनिक 14 नहीं लेता है, यद्यपि वह इसे इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित जो कार्बन 14 की मात्रा का जो है पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। ठीक है, इसी के माध्यम से पता चल जाता है। अब जो तिथियों के बारे में समझ लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बीसी क्या मतलब क्या होता है और एडी का क्या मतलब होता है। ये आपका सीटेड में भी पूछता है और आपका ये बीपीएससी में भी पूछता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको मैं समझा देती हूँ। आप इसको डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत और जो है संघ संवत के आधार पर होती है, लेकिन अब पूरे विश्व में जो है एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जो ईसा मसीह जी हैं इनके जन्म की तिथि के अनुसार जो है की जाती है।
ठीक है? इनमें से जो है ईसा मसीह के जीवन को शून्य वर्ष माना जाता है, यानी जब इनका जन्म हुआ था तो उसको शून्य मान लिया जाता है, और जब उनका हुआ था तो उसके पहले की अगर तिथि आती है तो उसको कहते हैं बीसी, उसके बाद की तिथि अगर आती है तो उसको कहते हैं एडी। बस यही खेल है तिथियों के बारे में, और ये आप समझ गए तो आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे। ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछता है, बीपीएससी में भी पूछता है, ठीक है? अब हमको आप लोगों को हम यहाँ समझाते हैं। देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म है वो 0 हो गया। अब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 2000 में हुआ था, ठीक है? आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एक बार, यहाँ पर उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे जो है अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में जो है ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि जो है कहीं 2009 जो है ईस्वी लिखा दिखते हैं तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009 यानी 2090 वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वही जो है 2500 वर्ष ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय, ठीक है? 2500 वर्ष पहले का समय बताया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, इनका जो जन्म है वो 2000, ठीक है? 2000 आप जब मानेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसको मान लिया गया है 0। अब उसके पहले का जो अगर समय पूछ लिया जाता है आपसे तो वो हो जाता है बीसी, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसी ईसा मसीह का जन्म, और एडी होता है उनका जन्म के बाद का समय, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, अगर आपसे 2009 पूछा गया है तो ये क्या हो गया, एडी, ठीक है? एडी, क्योंकि क्या है 2009 है, यानी कि 9 बढ़े हुए हैं, तो एडी हो जाएगा। अगर यही आपसे कह दिया जाए कि 2500, ठीक है? अगर यही आपसे कह दिया जाए 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थात है ईसा ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले का समय है, ठीक है? 2500 वर्ष पहले आप चले जाएंगे, क्योंकि इनका जन्म यहाँ पर शून्य माना गया है। तो ये ध्यान रखना है कि ईसा मसीह जन्म के अगर पहले का पूछ रहा है तो बीसी में चला जाएगा, बाद का पूछेगा तो एडी में चला जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है आप लोगों को बस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। भौगोलिक पृष्ठभूमि, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहासकार को समझने के लिए जो है सर्वप्रथम उनकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। वो पहला कौन सा है? उत्तर के जो है पूर्वी प्रदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें जो है कश्मीर जो है कंगड़ा, कुमायूं तथा सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। नंबर 2 पर है उत्तर का जो है मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? उत्तर का मैदान, ये ध्यान रखना है। इसमें जो है सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है तो उत्तर का मैदान है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, किधर बहती है? उत्तर में। इस भाग में जो है विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत के दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। जो मतलब उत्तर भारत को कहाँ से पृथक करती हैं? दक्षिण भारत से पृथक करती हैं, यानी अलग करती हैं, ठीक है? नंबर पॉइंट 4 पे चलते हैं। सुदूर दक्षिण के मैदान में जो है गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं, ठीक है? कहाँ मिले हैं? दक्षिण के मैदान में, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट है। आगे चलते हैं। आगे है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं। लेकिन इन पर्वतों में अनेक जो है दर्रे, जैसे जो है खेबर, बोलन, योम जो है गोमल दर्रा, इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क जो है अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता है। तो किनसे बना रहता है? जो ये दर्रे हैं इनसे जो है संबंध बना रहता है। दर्रे पहाड़ियों के बीच के सकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही जो है मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं जहां लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ
किया था। तो ये ध्यान रखना है। सबसे पहले गेहूँ, जौ जो है कब प्रारंभ हुआ था? जो है 6000 वर्ष ईसा ईसा पूर्व में जब लोग थे, कहाँ पर? किरथर की, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर। ये हम लोगों ने जो है सीटेट का चैप्टर 1 आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, उसमें जो है ये बात कही गई थी। तथा जो है बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ठीक है, साथ ही जो है उन लोगों ने जो है गेहूँ, जौ उपजाना स्टार्ट किया और जो है पशुओं को पालना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, और पूरे जो है स्थायी रूप से वो एक मतलब स्थायी रूप से नहीं, लेकिन हाँ वो धीरे धीरे वहीं पर नदियों के किनारे रहना शुरू कर चुके थे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी जो है सिंधु एवं जो है इन इसकी उप जो है सहायक नदियां बहती हैं। सहायक नदियां आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 से जो है साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या है, पुराने टाइम में जब लोग थे नदियों के किनारे जो है वो रहना शुरू किए थे, और उसी के नदियों के किनारे रह रहकर नर्मदा नदी थी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। तो उसमें जो है नर्मदा नदी के किनारे लोग रहना शुरू कर दिए थे, और फिर वहीं पर उन्होंने गेहूं, जौ की जो है फसल पहली बार उत्पादित की थी, जो है उपजाना स्टार्ट कर दिया था, और भेड़, बकरी, बैल जैसे पशुओं को पालना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, वही जो है सभ्यता, नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था। उपमहाद्वीप के उत्तरी पूर्व में जो है गारो, खासी, जो है जनितिया, जो है मिस्मी मिस्मी और जो है नाया पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ की आदिवासी जो है मानव जो है समूह की पहचान है। भारतीय महाद्वीप के बीच जो है विंध्य पर्वत जो है विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृत का निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृत में मृतक और जो है दफनाकर, जो मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर जो है गाड़ दिए जाते थे। ठीक है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां जो हैं बहती हैं। ठीक है, विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित जो है कोल हिंडवा एवं जो है चोपनी मंडो ऐसे स्थल हैं जहां सबसे पहले चावल उपजाया जाता था। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले कहाँ चावल उत्पादन हुआ था? तो विंध्य की जो पहाड़ियां थी उनके उत्तर में स्थित जो थे कोल, मतलब कोल डिहवा और योम जो है चोपना, चोपन चोपन चोपना मतलब चौपानी, मंडो, जो ऐसे स्थल थे वहां पर जो है धान उपजाए गए थे। ठीक है, उत्तर भारत में जो है बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जो है जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से जो है समाज का निर्माण कर रहे थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों में जो है जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय भी जो है करते थे, क्योंकि इनको अपना जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता था, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ पर्वत जो थे उनको पार करके जाना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा जो है लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु हमेशा भ्रमण करते रहते थे, क्योंकि उनको क्या है, लोगों को जो है धर्म के बारे में जो है नॉलेज देते थे, ज्ञान देते थे। देश का नाम कैसे पड़ा वो हम लोग समझ लेते हैं, भारत। हम अपने देश के लिए जो है प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो है ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को जो है हिंदोस अथवा इंडोस कहा था। ठीक है, इस नदी के पूर्व में इस जो है स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। जो है फारसी में यह जो है शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरी जो है मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भारत भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 1500 ईस्वी पूर्व में मिलता है। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसमें जो है 1500 ईसा पूर्व में मिलता है, ये भी ध्यान रखना। अतः जो है प्राप्त स्रोतों एवं साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे के
अध्यायों में पढ़ेंगे, ये जो है हम लोग स्किप करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये जो है चैप्टर फर्स्ट था हिस्ट्री का। क्लास 6 से लेकर 8 तक, यानी क्लास 6 और 8 में जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा टीआरई 4 में, या मतलब अप्लाई करना चाहते हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप डेली 2 बजे मेरे साथ ज्वाइन हो, जिसमें हम लोग जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जो कि 80 नंबर का आता है। 80 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप डेली ज्वाइन करिएगा। और साथ में 5 बजे की भी क्लास, देखिए आप दोनों क्लास ज्वाइन करेंगे तभी जाके आपके 80 जो है नंबर कंप्लीट हो पाएंगे। क्योंकि जो ये 2 बजे क्लास मिलती है इसमें हम लोग एससीईआरटी डिस्कस करते हैं, और 5 बजे जो क्लास मिलती है उसमें हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो दोनों जब क्लास ज्वाइन करेंगे तभी जाके आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स ये पहली क्लास थी, कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 2 बजे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो क्लास कैसी लगी वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी डेली 2 बजे ज्वाइन होइएगा, डेली क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।